नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। आपका ही अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना अपना समझकर, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज की इस वीडियो में वक्त ज़ाया ना करते हुए आपको नेक्स्ट बायोलॉजी के 125 क्वेश्चन जो मोस्ट रैंडम नीट में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों, वो करवाने जा रहा हूँ। हो सकता है एचएससी उसमें से पूछ ले। तो हमारा आज 101वां क्वेश्चन ये है, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स। तो आप लोगों को इसमें सिर्फ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है जी गाल्टन, दूसरा है कार्ल लियोनियस। ठीक है, कार्ल लियोनियस। उसके बाद आगे दो दे रखे हैं, एडवर्ड जीनर और सी लैंड स्टीनर। तो आप लोगों को पता है बच्चों, जो ब्लड ग्रुप खोजे थे वो किसने खोजे थे? कार्ल लैंड स्टीनर ने खोजे थे। क्लियर। सेकंड 102वां, एंजाइम ब्रिंगिंग अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर एंड पेप्टाइड आर। कि जो एंजाइम है वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं ऑफ एस्टर एंड पेप्टाइड आर, तो वो ट्रांसफेरेसिस करते हैं, लाइजेसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, या ऑल ऑफ दीज है। तो देखो बच्चों, एंजाइम ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलाइसिस कि यानी एंजाइम का हाइड्रोलाइसिस होता है तो एस्टर और पेप्टाइड्स में जाते हैं, तो वो किससे होता है? हाइड्रोलाइसिस। यानी हाइड्रोलाइसिस किसका करते हो? एस्टर का और पेप्टाइड का। तो किस में जाते हैं? एंजाइम्स में। तो वो है हाइड्रोलाइसिस। तो ऑप्शन कौन सा आपके पास? तीसरा। क्लियर है। अब 103 क्वेश्चन, 103वां क्वेश्चन, एरोबिक रेस्पायरेशन इज फॉर्म्ड बाय। तो आपके पास एरोबिक रेस्पायरेशन है वो किसके द्वारा होती है? ऑप्शन आपका सेकंड है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एन एरोबिक और एरोबिक दो तरह के रेस्पायरेशन है बच्चों। एन एरोबिक पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जैसे खत्ती का बनना है तो एन एरोबिक रेस्पायरेशन है, बायोगैस का बनना है तो वो एक तरह से एन एरोबिक रेस्पायरेशन यानी बैक्टीरिया है। एन एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो आपके बिना ऑक्सीजन के काम करते हैं। ये प्रोसेस बहुत अच्छी है, लेकिन फूड प्रोडक्शन में एन एरोबिक प्रोडक्शन का जब पूछ ले तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। बाइल रिड्यूस द सरफेस टेंशन एंड कॉजेज। कि बाइल का जो सरफेस टेंशन है वो कम क्यों हो जाता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के कारण, डाइजेशन ऑफ फैट यानी वसा के पाचन के कारण, वसा के इमल्सीकरण के कारण यानी पाइसीकरण के कारण, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट यानी वसा के अवशोषण के कारण। तो ऑप्शन आप क्या लगाओगे? डी, यानी सभी के कारण होता है। जो आपका पित्त रस है उसका पृष्ठ तनाव घटने का कारण क्या है? नंबर एक, जो वसा होती है उसका पाइसीकरण। नंबर दो, वसा का पूरी तरह से पाचन। तीसरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट यानी वसा का अवशोषण। और चौथा क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। तो सारे आएंगे। फिर आता है डायलाइसिस कॉजेज, सेपरेशन ऑफ कोलाइडल फ्रॉम क्रिस्टेलॉइड, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल, प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड्स एंड नन ऑफ द अबव। तो डायलाइसिस होती है बच्चों अपोहन, अपोहन का कारण है सेपरेशन ऑफ कोलाइडल फ्रॉम क्रिस्टेलॉइड, यानी इसमें छोटे कणों को अलग किया जाता है बड़े कणों से। ये 10th क्लास का ही क्वेश्चन है बच्चों। तो अपोहन में क्या किया जाता है? छोटे कणों को अलग किया जाता है बड़े कणों से। छोटे कण क्रिस्टेलॉइड होते हैं, बड़े कण आपके कोलॉइड्स होते हैं, और जो कोलॉइड होते हैं वो आपके हेमोग्लोबिन होते हैं। क्लियर। रेड ब्लड सेल का हेमोग्लोबिन जो पार्ट है वो कोलाइडल पार्टिकल होता है, और छोटे जो कण होते हैं जो यूरिन और यूरिक अम्ल के साथ जो आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं मूत्र के द्वारा, तो वो क्रिस्टेलॉइड्स होते हैं। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 106, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन एंड सेपरेशन ऑफ विटामिन। तो आपके पास ये जो प्रोसेस है 106 की बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत खास है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस में काम आती है? तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी ग्लोमेरुल लिक्विड बनाती है किसके अंदर? किडनीज के अंदर, बोमेन संपुट जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन के अंदर बोमेन संपुट होता है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है बच्चों। तो फॉर्मेशन होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुल बोलते हैं उसे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है वो। क्लियर है। और एक दिन में
कितना पास करती है ग्लोमेरुलर लिक्विड, तो 180 लीटर पास करती है किडनीज, क्लियर। और उसमें फिल्ट्रेट कितना होता है, 1 से लेकर 2 लीटर तक। याद रखना कि जो ग्लोमेरुलर लिक्विड है बच्चों, वो पूरे दिन में किडनीज कितना पास करती है अपने अंदर से, 180 लीटर 24 घंटे के अंदर। पर शरीर में से कितना निकलता है, 1 से 2 लीटर यूरिन के जरिए, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो चुका। पीएच ऑफ आरबीसी इज लोअर ड्यू टू, कि जो आपकी रेड ब्लड सेल है उसकी पीएच कम होती है किसके कारण, तो पीएच ऑफ आरबीसी इज लोअर ड्यू टू, पीएच का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बच्चों, रेड ब्लड सेल की कम क्यों होती है, तो सोडियम पोटासियम पंप एक्शन के कारण, गिब्स डोनन इफेक्ट के कारण, एफ्लक्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम ओबीसी एंड नन ऑफ द अबव। तो आपके पास इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो पीएच होती है आरबीसी की वो कम क्यों होती है बच्चों, किसके कारण कम होती है, तो आपके पास सोडियम और पोटासियम पंप एक्शन के कारण होती है, नंबर 1। नंबर 2 गिब्स डोनन इफेक्ट के कारण होती है। नंबर 3 एफ्लैक्स ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम आरबीसी। और चौथा दे रखा है नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन बच्चों क्या रहेगा, सेकंड, कि गिब्स डोनन इफेक्ट के कारण, क्लियर है। तो याद रखना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108, जो आपका गिब्स डोनन इफेक्ट है वो क्रिएट करता है किसके कारण होता है, तो आपके पास जो गिब्स डोनन इफेक्ट है वो क्या क्रिएट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास आरबीसी की पीएच कम होती है बच्चों, ध्यान रहे, रेड ब्लड सेल की पीएच अगर कम होती है तो उसे तो कहते हैं गिब्स डोनन इफेक्ट। और गिब्स डोनन इफेक्ट क्या पैदा करता है, प्रासरण दाब पैदा करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पैदा करता है। तो 108 का ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे, थर्ड। 109वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिजल्ट्स ड्यू टू, कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिजल्ट्स होता है वो किसके कारण होता है, तो वो ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, डोनन इफेक्ट के कारण होता है। उसके बाद 110 कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है सब्सटेंस का वो किस पे डिपेंड करता है, खास क्वेश्चन है। परासरण की दर पदार्थ की निर्भर करती है किस पर, तो याद रखना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सॉल्यूट, कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है यानी सांद्रता गुणांक जो होता है किसका, विलेय का, सॉल्यूट होता है ये विलेय होता है, इसका जो स्थिरांक है नियतांक है किसका, सांद्रता का। तो सांद्रता जो स्थिरांक या गुणांक कह दो किसका, विलेय का, उस पर निर्भर करती है रेट ऑफ डिफ्यूजन। 111वां क्वेश्चन है गिब्स डोनन इफेक्ट इज सीन ऑन द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, कि गिब्स डोनन जो प्रभाव है वो दिखाई पड़ता है किसके बिखराव पर, तो डिफ्यूजन आयन के बिखराव पर जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, डिफ्यूजन आयन, ऑप्शन नंबर ए लगाओगे बच्चों, क्लियर। 112वां क्या है, नियरेस्ट नस्ट इक्वेशन डील्स विद, नस्ट इक्वेशन वैसे +2 क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तीसरे चैप्टर में आती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है, इसे अच्छे से याद रख लेना कि नस्ट इक्वेशन डील्स विद, तो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को डील करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। नस्ट इक्वेशन किसको डील करती है, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को। हेमियोस्टेसिस मीन्स, तो हेमियोस्टेसिस का मीन्स क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, कि होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, यानी मानव शरीर का पूर्ण रूप से संतुलन हो। आगे 114वां क्वेश्चन है डिफ्यूजन इज मोर रैपिड इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होती है, जो चीज़ ज़्यादा फैलती है, गैस। तो डिफ्यूजन प्रासरण, एक होता है विसरण एक होता है प्रासरण, तो डिफ्यूजन विसरण होता है, गैसों में सर्वाधिक होता है और लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में सबसे कम, नाम मात्र भी नहीं होता, ठीक है। तो याद रखना। 115वां क्वेश्चन है इन ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ खालिस्तान अकर्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो जो आपके पास ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है उसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, किसका होता है बच्चों, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है परासरण के अंदर किसका मूवमेंट होता है, तो जो आपकी पारगम्य झिल्ली होती है
उससे मूवमेंट जो होता है वो सॉल्वेंट पार्टिकल का होता है, किस में, ऑस्मोसिस प्रासरण में। आगे 116वां क्वेश्चन है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज विद राइज इन। तो जो आपकी विस्कोसिटी है ब्लड की वो विद राइज इंक्रीज इन, तो वो किसके कारण होती है, एल्बुमिन के कारण होती है। अच्छे से याद रख लेना कि रेड ब्लड सेल की जो डेंसिटी या सरफेस टेंशन जो प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है वो एल्बुमिन के कारण हो रही है। अब 117वां क्वेश्चन आता है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर अक्रॉस द कैपिलरी वॉल इज एक्सर्टेड बाय। तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या लगाओगे यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चों कैपिलरीज के अंदर या जो केश नलिका की दीवारों पर लगता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वो उन अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। 118वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी इन्वॉल्व, कि जो आपकी सयांता है उस पर तापमान का क्या प्रभाव होगा, कि वो इंक्रीज इन विस्कोसिटी होगा, डिक्रीज इन विस्कोसिटी करेगा या नो चेंज करेगा, बोथ ए एंड बी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए एंड बी, कि आपके पास इंक्रीज इन विस्कोसिटी और डिक्रीज इन विस्कोसिटी दोनों होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कैसे, कि अगर आप टेम्परेचर घटाते हो तो विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ती है, और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो विस्कोसिटी घटती है। इसका मतलब ये है। 119वां क्वेश्चन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होती है बच्चों किस केस में होती है, यानी आपके पास जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है यानी अति छानन बोलते हैं, यानी शुद्ध रूप से छानना, या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कोलाइड, या आपके पास क्रिस्टेलॉइड, या आपके पास नन ऑफ दीज। तो ये बच्चों काम करती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर ए। 120वां है, पीएच मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पीएच का मतलब क्या है, माइनस लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन माइनस लॉग बेस 10 एच पॉजिटिव आयन। तो ऑप्शन क्या लगाओगे, बी, यानी बेस में 10 होना जरूरी है। मैंने लॉगरिथम का चैप्टर मैथमेटिक्स के अंदर करवाया हुआ है बच्चों, लगातार 3 क्लासें डाल रखी है, जिसका दिल करे तो देख लेना। 121 क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया डेवलप्स इन, कि जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है वो किसके कारण या किसके कारण पैदा होता है, डेवलप्स इन किस में होता है। तो आपके पास ये क्वेश्चन बहुत धाकड़ है बच्चों, आप लोग भी थोड़ा इस पे ध्यान देना कि माइक्रोसाइटिक जो एनीमिया होता है वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी दोनों हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, बोथ ए एंड बी रहेगा। कल भी करवाया था मैंने ये क्वेश्चन, चलिए वो अलग तरीके का था। अब बात आती है एक्सट्रिंसिक सिस्टम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज इनिशिएटेड बाय, कि जो आपके पास चोट लग जाती है तो उसमें आपके ब्लड का थक्का बनता है, वो किसके द्वारा, वो फैक्टर 3 के द्वारा बनता है, वो फैक्टर 4 के द्वारा, 8 के द्वारा, या फैक्टर 2 या फैक्टर 1। तो वो आपका किससे बनता है बच्चों, फैक्टर 3 के कारण बनता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीकोएगुलेंट, यानी निम्न में से कौन सा एंटीकोएगुलेंट नहीं है, यानी प्रतिस्कंदक नहीं है। कोएगुलेंट होता है बच्चों सकंदक, सकंदक का अर्थ होता है जो जमा के बिठा देता है। एंटीकोएगुलेंट का मतलब होता है प्रतिस्कंदक, यानी जो जमने में सहायक ना हो, यानी जमने से जो रोकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 123, यानी आपके पास इसका क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों, थ्रोम्बिन। क्या आएगा, थ्रोम्बिन आएगा बच्चों, एंटीकोएगुलेंट। क्लियर है। उसके बाद 124 आपका क्वेश्चन क्या कहता है, फॉलोइंग आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट। तो यानी आपके पास ओ बच्चों 123वां क्वेश्चन, कई बच्चे ये भी सोचेंगे कि मैंने थ्रोम्बिन ऑप्शन क्यों दिया है। थ्रोम्बिन आपका कोएगुलेंट है, बाकी सारे 3 एंटी कोएगुलेंट है। हिपेरिन आपके रक्त को जमने नहीं देता। क्वेश्चन आता है ना कि कौन सी प्रोटीन मानव रक्त को अंदर शरीर में जमने नहीं देती, तो कौन सी प्रोटीन है, हिपेरिन। एंटी थ्रोम्बिन 3 और प्रोटीन सी, ये आपके तीनों एंटी कोएगुलेंट है। तो कोएगुलेंट पूछ लेता तो आंसर क्या होता आपके पास, थ्रोम्बिन। एंटी कोएगुलेंट नहीं है तो भी आपका आंसर क्या है, थ्रोम्बिन। ठीक है। अब फॉलोइंग आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एक्सेप्ट, यानी कौन सा कोशिकांग झिल्ली युक्त
होता है, यानी फॉलोइंग आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एक्सेप्ट, यानी इनमें से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो आपका झिल्ली युक्त नहीं होता? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम या राइबोसोम या पर ऑक्सीजोम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है अंतःपरद्रव्यी जालिका, लाइसोसोम आ गया, एक राइबोसोम आ गया और एक आ गया बच्चों पर ऑक्सीजोम। तो बहुत ही आसान सा है, तो इसमें आंसर क्या लगाओगे आप? राइबोसोम्स लगाओगे। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे आता है द इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन मेनली फंक्शन एज, कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, आंतरिक प्रोटीन प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिका झिल्ली में होती है, मेनली फंक्शन एज, उसका मुख्य कार्य है कि एंजाइम, या वो कैरियर होती है, पोर्स होते हैं, या उसमें चैनल्स बने होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं बच्चों? एंजाइम होते हैं। क्लियर, उनका फंक्शन क्या है? एंजाइमिक फंक्शन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 126 की ओर बढ़ते हैं हम। तो प्लाज्मा रिप्रेजेंट हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम? तो वो कितना होता है बच्चों? 45% होता है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। सीरम डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा इन दैट, कि जो सीरम है वो डिफर होती है किससे? प्लाज्मा। किसके कारण? सीरम प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजन एंड क्लॉटिंग फैक्टर। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए, कि सीरम जो है इन इज प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजन एंड क्लॉटिंग फैक्टर रखती है। अच्छा, आगे आता है हाइपर प्रोटेनीमिया प्रोड्यूसेस ओएडेमा बाय, कि जो हाइपर प्रोटेनीमिया है वो ओएडेमा पैदा करता है किसके कारण? तो वो बच्चों पैदा करता है डिक्रीज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी घट जाता है प्रासरणीय, यानी कोलाइडी प्रासरणीय दाब एक्रॉस द कैपिलरी वॉल, जो केश नलिकाएं होती है उनमें आपका प्रासरणी दाब घट जाता है इसके कारण। ठीक है, ताकि इसके घटने के कारण क्या होता है बच्चों? पानी भर जाता है, और जिससे प्रोटीन में पानी भरने के कारण मोटापा होता है, उसे जलीय शौथ भी कहते हैं, ओएडेमा कहा जाता है, मोटापा आ जाता है। जैसे घुटनों में दर्द, कुल्लों में दर्द, इसी की वजह से होता है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज विद राइज इन, कि जो विस्कोसिटी होती है ब्लड राइज इन ड्यू टू, ये कल भी करवाया था, वो अलग था, इसमें एल्ब्यूमिन आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट्स रोयलैक्स फॉर्मेशन, यानी इनमें से प्रोमोट करता है रोयलैक्स फॉर्मेशन को? तो कौन करती है? फाइब्रोनोजन करती है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पीछे मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया बच्चों, चलिए बता देता हूँ। 130 हो गया, सॉरी 131 क्वेश्चन इसमें रह गया है, कोई बात नहीं, उसका आंसर 250 है। जब आप उसमें पढ़ लो, किसमें? पीडीएफ में, तो देख लेना। अच्छा, इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना, ये जो 250 वाला, इसका मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन ये है कि जो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, इनका कंपैरिजन है। तो ऑक्सीजन जो हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड जो हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड हेमोग्लोबिन से बनता है वो ऑक्सीजन के मुकाबले कितने ज़्यादा गुना ताकतवर होता है? वो 250 होता है। 250 इसलिए लिया बच्चों कि 300 तक होता है, 250 से 300 होता है, नॉट मोर देन 300। तो ये ऑप्शन क्या है? 320। तो ये हम ऑप्शन काउंट नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन था कौन सा? 131। अब आता है 132, कि आयरन कंटेंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज, वो कितना होता है? 0.33%। उसके बाद है बच्चों ओल्ड आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन, तो आपके पास जो ओल्ड यानी लाल रक्त कणिकाएं मर जाती है, कहाँ जाके मरती है? नंबर 1 लिखा हुआ है लंग्स में, नंबर 2 लिखा हुआ है लीवर में, नंबर 3 लिखा हुआ है सप्लीन। तो ऑप्शन क्या लगाओगे? सभी लगाओगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है टिश्यू मैक्रोफेजी सिस्टम इंक्लूड, कि टिश्यू का जो मैक्रोफेजी सिस्टम है वो किसके द्वारा है? एल्वियोलर मैक्रोफेजीज इन लंग्स, कुफर सेल्स ऑफ द लीवर, कुफर सेल होती है, ये बहुत धाकड़ है, इसका भी क्वेश्चन आगे बताऊंगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, कुफर सेल्स ऑफ द लीवर। और एक है ऑस्टियोक्लास्ट इन बोन। तो ऑप्शन क्या लगाओगे? सभी, कि टिश्यू की जो मैक्रोफेज सिस्टम है वो किस किस में है? नंबर 1 एल्वियोलर मैक्रोफेज, नंबर 2 कुफर सेल ए ऑफ लिवर। अगर पूछ ले कि कुफर सेल किससे संबंधित है, कौन सी ग्रंथि से संबंधित है, कौन सी ग्लैंड में कुफर सेल पाई जाती है, तो लीवर में। उसके बाद है ओस्टोक्लास्ट बोन। तो आपका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। 135वां आता है बच्चों मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया,
कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया। तो आपके पास ये पॉइंट थोड़ा सा कट गया था, ऊपर कर देता हूँ। आपका आंसर क्या है बच्चों, दिख गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। कौन सा है, सी। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया इज बीटा माइनर। क्या होती है, बीटा माइनर। अच्छे से याद रख लेना। चलिए 136 क्या कहता है, थैलेसीमिया इज करेक्टराइज्ड बाय। तो थैलेसीमिया होती है, उसका करेक्टराइज क्या है, उसका चरित्र क्या है। तो डेफिशिएंट प्रोडक्शन होता है अल्फा एंड बीटा चेन। किसका, अल्फा एंड बीटा चेन का डेफिशिएंट प्रोडक्शन होता है, कमी वाला उत्पादन होता है। इन सिकल सेल एनीमिया डिफेक्ट लाइज इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन। तो वो कौन सी होती है, बीटा चेन की। जो सिकल सेल होती है एनीमिया की, जो डिफेक्ट लाइज होता है वो किसके कारण होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन में, बीटा चेन के कारण होता है। अब एवरेज जो मीन है कॉर्पस्कुलर डायमीटर इज, वो कितना होता है बच्चों, 7.3 माइक्रोमीटर होता है। अब यहाँ पे याद रखना 7.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का बच्चों क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बच्चों के कमेंट आए थे कि बोला सर डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट ही आंसर दे दीजिए, वैसा ही कर दिया आज मैंने। चलिए, एवरेज वॉल्यूम ऑफ एन आरबीसी इज, कि जो एवरेज वॉल्यूम होता है आरबीसी का वो कितना होता है, 86 माइक्रो क्यूबिक मीटर। क्या होता है, 86 माइक्रो क्यूबिक मीटर। 140th क्वेश्चन क्या है बच्चों, एवरेज आरबीसी काउंट इन एन एडल्ट मेल इज, वो होती है 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब। याद रखना, एवरेज आरबीसी काउंट इन एन एडल्ट मेल इज 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब। लेडीज पूछ ले तो लगभग क्या होती है, 4.5 मिलियन पर एमएम क्यूब होती है। ठीक है। तो एम सी एच सी इज वॉल्यूम ऑफ सिंगल आरबीसी होता है। एवरेज अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन सिंगल आरबीसी इन पिकोग्राम होती है, या एवरेज अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन सिंगल आरबीसी इन परसेंटेज होती है। तो ऑप्शन सी है कि एवरेज अमाउंट होती है, औसत मात्रा होती है हेमोग्लोबिन की सिंगल आरबीसी में, कि एक आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन की औसत मात्रा होती है उसे एम सी एच सी कहते हैं। क्लियर है। तो नॉर्मल रेंज ऑफ एम सी एच सी इज, वो होती है बच्चों 35 पॉइंट ±3 ग्राम परसेंटेज। क्लियर है कि नॉर्मल जो रेंज होती है एम सी एच सी की वो कितनी है, 35 ±3 ग्राम परसेंटेज। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों 143, व्हाट इज द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन नॉर्मली फाउंड इन आरबीसी। तो वो कितनी है, 38% की। जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन का मतलब होता है अधिकतम सांद्रता हेमोग्लोबिन की पाई जाती है लाल रक्त कणिकाओं में। तो जो सांद्रता होती है किसकी, हेमोग्लोबिन की, लाल रक्त कणिकाओं में वो कितने प्रतिशत होती है बच्चों, 38%। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 144वां, एरिथ्रोपोइसिस इज कंप्लीटेड इन, तो हाउ मेनी डेज, 7 डेज। कि एरिथ्रोपोइसिस कितने दिन में होती है, 7 दिनों में। ट्रू अबाउट बिलीरुबिन, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिलीरुबिन अलग करता है, कौन करता है बच्चों, हेमोग्लोबिन के साथ अगर आता है पित्त रस में तो बिलीरुबिन हमारा यकृत अलग करता है बच्चों, लिवर अलग करता है, किससे, ब्लड से। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है कि जो ट्रू अबाउट बिलीरुबिन, सीन क्लिनिकली जॉन्डिस अकर्स इफ लेवल इज मोर देन 2 मिलीग्राम पर 100 ml। ये बात सही है बच्चों कि अगर बिलीरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में 2 मिलीग्राम प्रति ml 100 ml में मौजूद हो, इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या हो सकता है, पीलिया हो सकता है। कि बिलीरुबिन की मात्रा मानव रक्त में बढ़ जाए तो कौन सी बीमारी से ग्रसित होता है, जॉन्डिस से ग्रसित होता है, यानी पीलिया हो जाता है। तो नियोनेटल जॉन्डिस, तो नियोनेटल जॉन्डिस क्या होता है बच्चों, नॉर्मली अपीयर्स ऑन 2nd and 3rd डे ऑफ लाइफ। यानी नियोनेटल का मतलब होता है छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों को जो 2 से 3 दिन के जीवन में होता है वो कौन सा होता है, नॉर्मल अपीयर ऑन 2nd and 3rd डे ऑफ लाइफ। ठीक है। तो चलिए, क्लिनिकली जॉन्डिस अपीयर्स इन इन्फेंट व्हेन सीरम बिलीरुबिन राइजेस बियॉन्ड। तो क्लिनिकली जो जॉन्डिस अपीयर होता है इन्फेंट, छोटे बच्चों में, इन्फेंट होता है जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे कहते हैं इन्फेंट्स। ठीक है। व्हेन सीरम बिलीरुबिन राइज बियॉन्ड, तो इन्फेंट में कितना हो जाता है, 5 से 5 मिलीग्राम परसेंटेज के हिसाब से हो तो उन बच्चों में क्या हो सकता है, पीलिया हो सकता है, जिसमें बिलीरुबिन की मात्रा बहुत राइज हो जाए।
आगे आता है विच इज़ नॉट आ फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो हमारे पास विच इज़ नॉट आ फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस, यानी एक तरह से भौतिक कार्यकी रूप से कारण नहीं है ल्यूकोसाइटोसिस। तो आपके पास ये किसके कारण नहीं होता, पायोजेनिक इन्फेक्शन, तो ये इसका कारण है नहीं है बच्चों। बाकी स्ट्रेस, एक्सरसाइज और न्यूबॉर्न ये तीनों केस हो सकते हैं ल्यूकोसाइटोसिस के। क्लियर। तो चलिए 149 क्या कहता है, ऑल मे बी कॉज ऑफ ल्यूकोपेनिया एक्सेप्ट, यानी सभी कारण हैं ल्यूकोपेनिया के, बोन मेरो डिप्रेशन, टाइफाइड फीवर या स्टारवेशन। तो इसके अलावा कौन सा नहीं है, अर्ली मॉर्निंग आवर्स। तो अर्ली मॉर्निंग आवर्स इसका कारण नहीं है बाकियों को छोड़कर, इसका मतलब ये था। अब आता है नॉट ट्रू अबाउट ल्यूकेमिया इच, कि ल्यूकेमिया के लिए कौन सा सही नहीं है, कैंसर कंडीशन ऑफ ब्लड always associate with leukocytosis, associate with immature WC in peripheral smear, और associated with tremendous proliferation of myeloid series of the cell in the bone। तो इसका आंसर क्या लगाओगे बच्चों, नॉट ट्रू अबाउट ल्यूकेमिया, तो ये आंसर है ऑलवेज एसोसिएटेड विद ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकेमिया का कारण क्या नहीं है कि ऑलवेज एसोसिएटेड विद ल्यूकोसाइटोसिस, इसका कारण नहीं है। ठीक है। आगे आता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज कॉमनली अकर इन, तो डेंगू फीवर में होता है बच्चों कि जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, याद रखो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉमनली अकर होती है किस में, डेंगू फीवर में। ठीक है। इन पुरपुरा, तो इन पुरपुरा का रीज़न क्या है बच्चों, आगे बताते हैं आपको। इन पुरपुरा हमारे पास इन पुरपुरा क्या है, प्लेटलेट्स काउंट में बी लो, नंबर 1, कैपिलरी कॉन्ट्रेलिटी इज डिफेक्टिव, और सीटी इज नॉर्मली बट बीटी इंक्रीज, यानी सीटी इज नॉर्मली एंड बीटी इंक्रीज। तो ऑप्शन इसका क्या है, ऑल ऑफ द अबव। पुरपुरा प्लेटलेट्स काउंट में भी लो, कि जिसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, कैपिलरी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज डिफेक्टिव, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज डिफेक्टिव हो जाती है, और सीटी इज नॉर्मल बट बीटी इंक्रीज, तो ऑल ऑफ द अबव। अब आता है कार्बेमिनो हेमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड व्हेन, कि कार्बामिनो हेमोग्लोबिन कब होता है, जब CO2 रिएक्ट विद हेमोग्लोबिन होती है। तो कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन कब बनता है, CO2 रिएक्ट होती है किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ, और कहाँ पहुँचती है, लंग्स में पहुँचती है, जहाँ एल्वियोलाई में जाके ये हेमोग्लोबिन से अलग हो जाती है। क्लियर। आगे आता है कि हेमोफीलिया ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव या एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। तो ये आपके पास बच्चों एक्स लिंक्ड रिसेसिव है हेमोफीलिया। ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आर, तो ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस हैं वो किस में हैं, तो नंबर 1 कैरिड बाय सेक्स क्रोमोसोम, अटैच्ड टू प्लाज्मा प्रोटीन, या अटैच्ड टू हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, या फाउंड इन स्लीवा। तो किस में होते हैं बच्चों, ब्लड ग्रुप स्लीवा, यानी फाउंड इन स्लीवा। ठीक है। आगे नेक्स्ट आता है बच्चों RH एंटीजेंस। जो RH एंटीजेंस है, रिसस एंटीजेंस इज, वो क्या है हमारे पास, D। ठीक है। रिसस एंटीजन इज D, ABC नहीं है, कौन सा है, D। ट्रू अबाउट RH फैक्टर हैज़ नो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी, यानी जो RH फैक्टर है बच्चों उसके लिए सही क्या है, हैज़ नो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी। RH फैक्टर में एंटीबॉडी नहीं होता प्राकृतिक रूप से। ESR इज द, ESR क्या है, इरिथ्रोसाइट सोल्युबिलिटी रिएक्शन है, इरिथ्रोसाइट सोल्युबिलिटी इंडेक्स है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, या इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है। तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहा जाता है ESR को। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, टारगेटेड क्वेश्चन है इस बार। ESR इज डिटरमाइंड बाय, कि वेन ट्रोब मेथड होता है, या वेस्टर ग्रीन मेथड होता है, या आपके पास दोनों हैं, नन ऑफ द अबव। तो ESR जो है डिटरमाइन किससे होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो वेंट ट्रोब मेथड और वेस्टर्न ग्रीन मेथड दोनों से होता है। तो इसका ऑप्शन क्या लगाओगे, C। अब आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज फाउंड इन, कि जो आपके पास बच्चों ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। याद रखना अच्छे से,
ट्रांजिशनल एपिथेलियम फाउंड इन, कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। क्लियर। तो चलिए 161वां क्वेश्चन क्या कहता है, हिस्टामिन सेक्रेटिंग सेल्स आर फाउंड इन, कि जो हिस्टामिन सेक्रेट करती है, कोशिकाएं निकालती है, वो क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यूज में पाई जाती है। आपसे पूछा जाता है कि हिस्टामिन जो कोशिकाएं स्त्रावित करती है वो आपकी कौन सी प्रकार की ऊतकों में होती है, तो कौन से प्रकार के ऊतकों में मिलती है, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतकों में। करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल एपिथेलियम इज दैट, कि जो साधारण चरित्रता है सिंपल एपिथेलियम, साधारण एपिथेलियम की, कि आर अरेंज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली, कंटिन्यू टू डिवाइड एंड हेल्प इन ऑर्गन फंक्शन, मेक अ डेफिनेट लेयर। तो एपिथेलियम बच्चों क्या बनाती है, एक डेफिनेट लेयर बनाती है, एक मुख्य परत तैयार करता है एपिथेलियम। एरोलर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइंट, तो एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वायवीय संयोजी उत्तक, वायवीय संयोजी उत्तक क्या है आपके पास, हिस्टामिन। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया। उसके बाद आता है हार्वेशियन कैनल्स अकर इन, तो हार्वेशियन जो कैनल होती है वो किस में होती है, ह्यूमरस में होती है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि हार्वेशियन कैनल्स अकर इन, तो किस में होती है हार्वेशियन कैनल्स बच्चों, ह्यूमरस में होती है। द सरफेस ऑफ सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम इज, तो स्क्यूमस जो एपिथेलियम है उसकी सरफेस सिंपल क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। क्या होती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, यानी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। आगे इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास, पीछे 1 मिनट एक क्वेश्चन रह गया था बच्चों, चलिए 165 हो गया। 166 अब आता था टाइप ऑफ ज्वाइंट दैट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय हैविंग अ फ्लूइड फिल्ड ज्वाइंट कैविटी इज। ये क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कि जो टाइप ऑफ ज्वाइंट है यानी संधि, दैट डिस्टिंग्विश जो अलग होती है, हैविंग फ्लूइड फिल्ड ज्वाइंट, यानी फ्लूइड फिल्ड ज्वाइंट कैविटी, जो फ्लूइड फिल्ड ज्वाइंट कैविटी है। और एक कौन सी है, टाइप ऑफ ज्वाइंट कैविटी। 1 मिनट बच्चों हो गया। चलिए अब आपके पास ऑप्शन कौन सा है, साइनोवियल। कौन सा है बच्चों, साइनोवियल, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, सी। आगे आता है 167, जॉइंट्स आर कैपेबल ऑफ साइड टू साइड बैक एंड फ्रोथ मूवमेंट विद ऑन स्लाइट रोटेशन, यानी हल्का सा हम घूमते हैं तो हमारे जोड़ योग्य होते हैं दाएं से बाएं आगे पीछे घूमने में। तो वो किसके कारण होते हैं बच्चों, ग्लाइडिंग बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग। इन अ जॉइंट एन ओवल सरफेस फिट्स into a concave depression, these joints are said to be biaxial, तो इन्हें बोलते हैं कॉन्डिलॉइड। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्डिलॉइड। जो ज्वाइंट आपके ओवल सरफेस में होते हैं, फिट इनटू कॉन्केव डिप्रेशन में, तो दीज ज्वाइंट्स आर सेड टू बी बाईएक्सियल एज नोन टू बी कॉन्डिलॉइड। इसके बाद आता है बच्चों 169 क्वेश्चन आपके पास, कि द शोल्डर एंड हिप जॉइंट आर ऑफ दिस टाइप, बॉल एंड सॉकेट, कि शोल्डर कंधे का और हिप जो जॉइंट है वो किस प्रकार के संधि हैं, तो बॉल और सॉकेट बोलते हैं उन्हें बच्चों, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट 170, व्हाट टाइप ऑफ बेसिक टिश्यू टाइप इज कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज किस प्रकार का उत्तक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज पूछ ले आपसे कि किस प्रकार का मुख्य उत्तक है, तो कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। हाउ मैनी टाइप ऑफ कार्टिलेज आर देयर, तो कितने होते हैं, 3 कार्टिलेज। विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द यूसेशियन ट्यूब, तो यूसेशियन जो ट्यूब है, यूसेशियन ट्यूब के अंदर कार्टिलेज फाउंड होते हैं, तो इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं। तो यूसेशियन जो आपकी EUSTACHIN यूसेशियन ट्यूब के अंदर जो कार्टिलेज होते हैं वो कैसे कार्टिलेज होते हैं बच्चों, इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं, यानी प्रत्यास्थ कार्टिलेज बोलते हैं इन्हें। विच टाइप ऑफ कार्टिलेज फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द फिटस, तो आपके पास कार्टिलेज बनाती है स्केलेटन का फिटस, तो वो होती है हायालिन कार्टिलेज। इंपॉर्टेंट है ये भी, कि स्केलेटन ऑफ द फेटस बनाने वाली कार्टिलेज क्या होती है, तो उसे हायालिन कार्टिलेज कहते हैं। विच टाइप ऑफ कार्टिलेज फॉर्म द इंटरवर्टिब्रल डिस्क,
तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो बनाती है वो कौन सी कार्टिलेज बनाती है? तो फाइब्रो का मतलब तंतु कार्टिलेज बनाती है। क्लियर? तो चलिए अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 175। 175 क्या कहता है बच्चों कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्वॉल्व्स ऑल एक्सेप्ट, ये नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, या डिस्टल एंटीफैगियल जॉइंट है। तो ये आपका मेटा कार्पोफैंगियल जॉइंट ऑफ द बोन। तो हमारे पास जो एक तरह से मेटा कार्पोफैलेंगियल जॉइंट होता है, क्या होता है? मेटा कार्पोफैलेंगियल जॉइंट। क्लियर है? तो चलिए आगे आता है ऑस्टियोपोरोसिस रिजल्ट इन। तो ऑस्टियोपोरोसिस रिजल्ट किस में होता है? नो चेंज इन मिनरल टू मैट्रिक्स रेशो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि इसमें परिवर्तन नहीं होता मिनरल टू मैट्रिक्स रेशो। आगे आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होती है बच्चों? रेडियोग्राफिकली इज कैरेक्टराइज बाय जुक्स्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया। इंपॉर्टेंट है कि रेडियोग्राफिकल इज करेक्टराइज बाय जुक्स्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया। इसे क्या नाम देंगे हम? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आगे आता है बच्चों 178। ड्यूरिंग द chondrogenesis the mesenchymal cells first differentiate into, तो वो किस में होती है? कॉन्ड्रोब्लास्ट में होती है। किस में होती है बच्चों? कॉन्ड्रोब्लास्ट। यानी कॉन्ड्रोजेनेसिस वर्ड के लिए क्या याद रखना है? कॉन्ड्रोब्लास्ट, जिसे मेसेंकिमल सेल फर्स्ट, यानी पहले मेसेंकिमल जो कोशिका है वो पहले टूटती है। तो वो कैसे टूटती है? उसे क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 179। जॉइंट्स आर रिजाइन वेयर, यानी जोड़ वो हिस्से होते हैं टू और मोर बोन्स मीट, जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती है। संधियाँ क्या होती है? जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती है। तो टू और मोर बोन्स मीट। तो व्हाट इज कॉम्पैक्ट बोन? कॉम्पैक्ट बोन क्या है? डेंस बोन। कौन सी होती है? संघन हड्डियाँ। आगे आता है द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ बोन मैट्रिक्स इज प्रोड्यूस बाय। तो ऑस्टियोब्लास्ट किससे बना था? ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट होता है बोन मैट्रिक्स का, यानी जो बोन मैट्रिक्स का कार्बनिक जो घटक है वो पैदा होता है ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा। ठीक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज मैट्रिक्स, यानी कौन सा कार्टिलेज मैट्रिक्स का कंपोनेंट तैयार करता है, सिंथेसाइज करता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट? तो सेल टाइप में वो कौन सा हमारे पास? कॉन्ड्रोब्लास्टोसिस दिखा देता हूँ। क्या होता है? कॉन्ड्रोब्लास्टोसिस, यानी जो भी सिंथेसाइजिंग होती है वो खास तौर पर ब्लास्ट से होती है। किससे होती है? ब्लास्ट। तो ब्लास्ट वर्ड याद रख लो। खास तौर पर कॉन्ड्रो और ऑस्टियोब्लास्ट दो मुख्य हैं। मैट्रिक्स आ गया तो आपके पास ऑस्टियो है, और जो आपके रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? कार्टिलेज मैट्रिक्स। ये देखो बोन मैट्रिक्स आए तो ऑस्टियोब्लास्टोसिस ऑस्टियोब्लास्ट्स होता है, और अगर पूछ ले कॉन्ड्रियो कार्टिलेज मैट्रिक्स आ जाए तो क्या लगाना है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट्स। क्लियर है? तो चलिए द आउटर कवरिंग ऑफ ईच बोन इज मेड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। क्या होता है बच्चों कि आउटर जो कवर होता है ईच बोन, यानी हर हड्डी का बाहरी परत जो होती है वो किस से बनी होती है? फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, यानी संयोजी ऊतक से बनी होती है। उसे कहते हैं पेरियोस्टियम। ठीक है? द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ 206 बोन। तो यानी मनुष्य के शरीर में पूर्ण हड्डियां वयस्क मनुष्य में कितनी होती है? 206। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स लैक्स साइटोस्केलेटन, यानी कौन सी सेल लेक होती है? लेक का मतलब कमी होती है साइटोस्केलेटन। तो वो कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी बिना साइटोस्केलेटन के होती है तो वो किस में पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल होती है। क्लियर? आगे आता है हमारे पास यूकेरियोट प्लांट सेल में तो नहीं होती है बच्चों। तो याद रखना जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल है उसमें कमी होती है साइटोस्केलेटन की। ठीक है? तो साइटोस्केलेटन आर केमिकली, तो जो साइटोस्केलेटन्स होते हैं वो केमिकली क्या होते हैं? प्रोटीन फिलामेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि साइटोस्केलेटन आर केमिकली यानी रासायनिक रूप से साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, प्रोटीन फिलामेंट होते हैं, अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट, साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, तो साइटोस्केलेटन में क्या होता है, माइक्रोट्यूबल्स होती है, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आएगा। माइक्रोफिलामेंट आर मेड अप ऑफ, यानी जो ये सूक्ष्म तंतु होते हैं ये किससे बने होते हैं, तो एक्टिन से बने होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट। डीएनए रेप्लिकेशन इज अकर इन विच फेज, इंपॉर्टेंट। आंसर क्या याद रखोगे, एस फेज, इंपॉर्टेंट है। पैरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कैन बी सीन ड्यूरिंग, इंपॉर्टेंट। फिर से अलग से क्वेश्चन और आ गया कि पैरिंग जो होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की यानी समजातीय गुणसूत्रों की, कैन बी सीन ड्यूरिंग, तो इसे बोलते हैं जाइगोटीन। क्या बोलते हैं, जाइगोटीन। यानी जो जोड़ा बनता है समजातीय गुणसूत्रों का किसके दौरान, तो वो किसके दौरान बनता है, जाइगोटीन बनता है, इंपॉर्टेंट है। जाइगोट बनता है, जाइगोटीन बोलोगे उसे, ठीक है। तो ड्यूरिंग मियोसिस किमेस्टा केस मेटा आर ऑब्जर्व्ड एट, ये कहता है कि ड्यूरिंग मियोसिस, अब देखो ये सेल डिवीजन है बच्चों, एक होता है माइटोसिस, अमाइटोसिस और मियोसिस। एमाइटोसिस होता है असूत्री, माइटोसिस होता है समसूत्री और मियोसिस होता है अर्धसूत्री। तो जो इसने अब पूछा है मियोसिस, ये अर्धसूत्री है, इसके लिए क्या आता है हमारे पास, पैंकाइटिन होता है। तो आपके पास पैकाइटिन जो है वो ऑब्जर्व करता है किसको, मियोसिस को, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है बच्चों, 191। ड्यूरिंग मियोसिस केस मेटा आर ऑब्जर्व्ड है, तो ये हो गया। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ प्रोफेज वन द क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, तो यही होता है बच्चों पैकाइटिन में कि ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ प्रोफेज वन, कि कौन सी स्टेज के दौरान प्रोफेज वन में क्रॉसिंग ओवरटेक प्लेस होती है, तो पैकाइटिन में होती है। नेक्स्ट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम विद विजिबल सेंट्रोमियर अक्कर ड्यूरिंग, यानी जो संघनता होती है गुणसूत्रों की वो दिखाई पड़ती है सेंट्रोमियर में, अक्कर ड्यूरिंग किसके दौरान, तो वो होती है बच्चों नंबर 1 लिखा होगा G1 फेज, G2 फेज और S फेज, इसका ऑप्शन क्या है, M फेज में दिखती है। तो एंड रिजल्ट ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन इज, तो मिटोटिक सेल डिवीजन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है क्रोमेटिड्स इनटू 2 डॉटर सेल, यानी जो माइटोटिक का मतलब होता है माइटोसिस, क्या होता है बच्चों, माइटोटिक सेल डिवीजन का मतलब होता है माइटोसिस। माइटोसिस में कहने का अर्थ समसूत्री विभाजन होता है कोशिका का, और इसके अंदर एक से दो नई कोशिकाएं पैदा होती है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रोमेटिड्स का। क्रोमेटिड्स का मतलब गुणसूत्रों का बराबर में बंटवारा होता है दो जनित या स्तंती कोशिकाओं में, जो दो नई कोशिकाएं आगे बनती है। 195 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द रोल ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स इज करेक्ट, यानी जो आपके कैल्शियम 2 पॉजिटिव का रोल पूछा है, यानी कैल्शियम के आयन का किस में, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ने में, स्केलेटल मसल यानी शरीर की जो कंकालीय मसल मांसपेशियां होती है उनका सिकुड़ना खेल है, और जिसमें रोल पूछा है कैल्शियम आयन का, तो वो क्या है, ए राइज इन इंटरसेलुलर कैल्शियम पॉजिटिव अलाउज एक्टिन टू इंटरेक्ट विद मायोसिन। देखो एक्टिन को किसके साथ इंटरेक्ट करता है, मायोसिन के साथ, किसके अंदर, इंटरसेलुलर। तो इंटरसेलुलर जो कैल्शियम आयन है वो अलाउ करता है एक्टिन को किसके साथ जुड़ने के लिए, मायोसिन के साथ जुड़ने के लिए, क्लियर है। तो चलिए अब 196 क्या कहता है, फंक्शनल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज स्टीरेटेड मसल इज, तो वो कौन सी है बच्चों आपके पास, 196 में मसल पूछी है फंक्शन की, वो कौन सी है हमारे पास, सैक्रोमियर की फंक्शनल कॉन्ट्रैक्टिल यूनिट। फंक्शनल कॉन्ट्रैक्टिल यूनिट क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की, स्टीरिएटेड मसल इज, जो स्टीरिएटेड मसल है मसल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टिल यूनिट की वो सैक्रोमियर कही जाती है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपी एज एक्टिविटी इज, तो यानी एटीपी एज जो एक्टिविटी होती है वो किस में होती है, मायोसिन में।
अब मसल फटीग सेट्स इन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी, तो मसल का जो ख़त्म होना है सेट्स का वो ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मसल गेट फटीग ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ, यानी मसल फटीग का मतलब है मांसपेशियों में अकड़न होना। तो मांसपेशियों में अकड़न किसके कारण होती है? लैक्टिक एसिड। लाइट बैंड हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फिलामेंट प्रोटीन, कि लाइट बैंड होते हैं हैज़ विच ऑफ फॉलोइंग फिलामेंट, तो कौन सी तंतु प्रोटीन है जिसमें लाइट बैंड है, तो वो कौन सी है? एक्टिन। अब आता है इन स्केलेटल मसल इंटरसेल्युलर फ्लूइड बिटवीन मायोफिब्रिल इज, यानी जो स्केलेटल मसल है, जो आपकी जो एक कंकालीय पेशियाँ होती है, इनमें इंटरसेल्युलर अंतर कोशिकीय जो द्रव होता है बिटवीन मायोफिब्रिल्स, वो कौन सा होता है? सैक्रोप्लाज्म होता है। क्या होता है? सैक्रोप्लाज्म। आगे क्वेश्चन क्या है बच्चों? 202वां, कि डार्क बैंड ऑफ स्केलेटल मसल आर, तो डार्क बैंड जो मसल्स के होते हैं वो ए बैंड्स कहे जाते हैं। इन स्केलेटल मसल लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट, जो मायोसिन प्रोटीन है उसकी फिलामेंट की लंबाई कितनी होती है? 1.6 माइक्रोमीटर होती है बच्चों, यानी 1.6 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट आ बोन सेल, यानी कौन सी हड्डियों की कोशिका नहीं है, तो कौन सी नहीं है? कॉन्ड्रोसाइट नहीं होती बच्चों। ऑस्टियोब्लास्ट्स होती है, ऑस्टियोलास्ट्स होती है, ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एलोस्टेरिक एंजाइम, कि एलोस्टेरिक एंजाइम के लिए कौन सी कथन सत्य नहीं है? तो इसमें है इन एलोस्टेरिक एंजाइम इफेक्टर बाइंड टू एक्टिव साइट, ये बात सही नहीं है, ये एक्टिव साइट से बाइंड नहीं होता, ये स्टेटमेंट इसकी गलत है। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन आता है 206, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, कि जो आपके पास यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की वो कौन सी है बच्चों? देखो, डाइसेक्राइड है या ओलिगोसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है, तो यूनिट पूछ लेना तो क्या होती है? मोनोसेक्राइड होती है। क्लियर। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट जो इकाई होती है वो किस में ली जाती है? मोनोसेक्राइड से शुरू होती है। डाइसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ, तो डाइसेक्राइड कितने मोनोसेक्राइड देता है? 2। तो डाइसेक्राइड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज, यानी प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो एमिनो एसिड से बने होते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है। लार्ज मॉलिक्यूल दैट कंटेन कार्बन आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड आर कैटेगराइज एज, यानी बहुत बड़े अणु जिसमें कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी आबंध होता है, तो उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? प्रोटीन, पॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड या मैक्रोमोलिक्यूल? तो आंसर क्या लिखोगे? मैक्रोमोलिक्यूल, यानी जिनका मोलेक्युलर मास बहुत बड़ा होता है तो वो मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, वो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्रोमोलिक्यूल, यानी आरएनए मैक्रोमोलिक्यूल होता है, डीएनए होता है, प्रोटीन होती है, सिर्फ एक नहीं होता, कौन सा? साल्ट। तो इसका ऑप्शन आप क्या लगाओगे? साल्ट। यानी आगे आता है द बॉन्ड दैट फॉर्म बिटवीन एटम्स ऑफ पॉलीमेरिक मैक्रोमोलिक्यूल आर बॉन्ड, यानी पॉलीमेरिक मैक्रोमोलिक्यूल में बॉन्ड पूछ ले, आबंध पूछ ले, बिना सोचे समझे कोवेलेंट बॉन्ड लगा के आओगे, कोई चक्कर नहीं है। चलिए, अब क्वेश्चन आता है बच्चों 212वां, क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ करेक्ट मोनोमर पॉलीमर पैरिंग, यानी कौन सा मोनोमर पैरिंग नहीं है, पॉलीमर के लिए रिप्रेजेंट नहीं करता? कि मोनोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड, एमिनो एसिड प्रोटीन के लिए, ट्राइग्लिसराइड एंड सेलुलोज के लिए, और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड के लिए। तो आपका आंसर क्या है? ट्राइग्लिसराइड और कौन सा है? सेलुलोज। इसमें रिप्रेजेंट नहीं है, डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट मोनोमर पॉलीमर पैरिंग, इनमें पूरी तरह से एकलक और बहुलक की पैरिंग नहीं होती। आगे आता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच पॉलीसेक्राइड आर सिंथेसाइज फ्रॉम मोनोसेक्राइड, कि वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जिसमें पॉलीसेक्राइड बनते हैं मोनोसेक्राइड से, तो वो है रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इनके बनने के लिए जरूरी है साथ में फॉर्मेशन ऑफ वाटर। याद रहे, जब मोनोसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड बनते हैं तो वाटर रिलीज की क्वांटिटी होती है, वाटर रिलीज करते हैं, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्लियर। आगे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, तो पेप्टाइड लिंकेज है
वो किसके कारण होती है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज फाउंड, कि जब पेप्टाइड लिंकेज होगा प्रोटीन में, कौन सा होगा, पेप्टाइड लिंकेज, प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज होता है बच्चों, तो उस दौरान मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होता है, रिलीज। इसका आंसर क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एवरी एमिनो एसिड यूनिक, कि कौन सा निम्न में से जो एमिनो एसिड को यूनिक बनाता है, वो एमिनो ग्रुप बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, या कार्बोक्सिक ग्रुप बनाता है, नहीं, आर ग्रुप बनाता है। आर होता है अल्काइल ग्रुप, क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन चेन होती है। क्लियर। उसके बाद है बच्चों कि एंजाइम्स आर, एंजाइम क्या होती है, सबको पता है बच्चों, डी, प्रोटीन आएगा, देख लो दोबारा से, एंजाइम क्या होती है, प्रोटीन। ठीक है, तो चलिए अब आता है प्रोटीन कैन बी बेस्ट बी डिफाइन एज अ पॉलीमर। तो प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है, तो एमिनो एसिड्स का पॉलीमर होता है। एमिनो एसिड के मिलने से पॉलीमर तैयार होता है, उसे प्रोटीन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड डज नॉट हैव एन ऑप्टिकल, ये क्वेश्चन बहुत धाकड़ है भाई, पक्का कर लेना, आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। यही एक ऐसा पॉलीमर है जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर नहीं होता, यानी प्रकाशीय समावयव नहीं होता। ऐसा एमिनो एसिड जो प्रकाशीय समावयव नहीं होता, ऐसा एमिनो एसिड जो आपका ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर नहीं होता, वो कौन सा है, ग्लाइसिन है। ठीक है, ल्यूसिन एंड वैलिन डू नॉट इंटरेक्ट विद वाटर, देयरफॉर दे आर, जो आपके पूरी तरह से एमिनो एसिड पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं होते, वो हमेशा नॉन पोलर होते हैं, क्या होते हैं, अध्रुवीय। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट 220 क्या कहता है बच्चों, अपार्टेज, एस्पार्टेज एंड ग्लूटामेट आर हाईली soluble in water, that they are hydrophobic, have sulfur atoms in their side and have electrical charge side chain, are non-polar। जब पानी में घुल जाएंगे तो देखो आपके पास हाइड्रोफोबिक नहीं हो सकते। हाइड्रोफोबिक वो होते हैं जिसमें पानी घृणा करता है। हैव सल्फर एटम्स इन देयर साइड, नहीं बच्चों ऐसा भी नहीं है। आर नॉन पोलर, नहीं। ऑप्शन आपका क्या होगा कि हैव इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड साइड चेन, यानी इनके ऊपर वैद्युत आवेश होता है जिसके कारण ये पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं। एमिनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड बाय number of monosaccharide, they contain number of carbon carbon double bond in the fatty acid, number of peptide bond they can form, या characterize their side chain, यानी एमिनो एसिड किससे पता करते हैं हम, साइड चेन से, आर ग्रुप से, अल्काइल चेन से पता करते हैं कि उस पर कितनी लंबी कार्बन चेन लगी हुई है। अब क्वेश्चन आता है 222, तो व्हाट टाइप ऑफ एमिनो एसिड साइड चेन वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड ऑन द सरफेस ऑफ प्रोटीन एम्बेडेड इन अ सेल मेम्ब्रेन, यानी जब प्रोटीन है, सरफेस ऑफ प्रोटीन है तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसको हम पता कैसे करेंगे, पानी के साथ लेके जाएं तो वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी घुलनशील नहीं होती पानी के अंदर। पेप्टाइड चेन हैव खालिस्तान एन एंड एन एंड, यानी पेप्टाइड जो चेन होती है वो एन टर्मिनस और सी टर्मिनस होती है। याद रहे क्या लिखा गया है, पेप्टाइड चेन हैव, पेप्टाइड चेन हैव एन टर्मिनस एंड एन सी टर्मिनस। क्लियर है। एन एमिनो एसिड दैट इज स्मॉल इनफ टू फिट इनटू टाइट कॉर्नर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज, कि वो एमिनो एसिड जो स्मॉल होता है, फिट इनटू टाइट कॉर्नर, यानी जो टाइट कॉर्नर होते हैं प्रोटीन के वहाँ भी जच जाता है, वो क्या होती है, ग्लाइसिन। आगे आता है द शेप ऑफ फोल्डेड प्रोटीन इज ऑफन डिटरमाइंड बाय, तो देखो फोल्डेड प्रोटीन की शेप पता करनी हो, किसकी पता करनी हो, फोल्डेड प्रोटीन की, वो डिटरमाइन होती है किससे, सीक्वेंस ऑफ इट्स एमिनो एसिड, यानी फोल्डेड प्रोटीन की जो आकृति है वो किससे पता होती है, वो सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड से पता होती है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, कल हो सकता है जो बचे खुचे क्वेश्चन हैं वो और दे दिए जाएंगे आपको, साथ में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसके ऊपर आपको पीडीएफ दे दी गई है पिछले 100 क्वेश्चनों की, और इनकी भी कल सुबह आपको मिल जाएगी। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।
कल सुबह इस वीडियो को लॉन्च कर रहा हूँ बच्चों। अभी बनाई है रात को, लेट हो गया हूँ जिसकी वजह से डाल नहीं पाऊँगा। 1 डेढ़ बज चुका है, तो कल आपको सुबह सुबह जल्दी लॉन्च हो जाएगी, प्रोसेसिंग में डाल देता हूँ। क्लियर? तो और सुबह ही आपको जल्द से जल्द क्या मिल जाएगी बच्चों, वेरी अर्ली मॉर्निंग PDF भी मिलेगी। एक PDF मैं डाल चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पर। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।